नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रीट प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज में आज फिफ्थ क्लास है, जिसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं 2017 का जो एग्ज़ाम हुआ था। रीट 2017 की जो वैकेंसी थी और जिसका एग्ज़ाम हुआ था 11 फरवरी 2018 को। तो 11 फरवरी 2018 के हुए एसएसटी के हम 60 क्वेश्चनों को करने वाले हैं। तो करते हैं आज की क्लास को शुरू। पहला प्रश्न है कि भारत के संविधान के प्रस्तावना में उल्लिखित हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है? भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है? संप्रभुता भारत के लोगों में निहित। बी नंबर ऑप्शन। भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित हम भारत के लोग शब्द का तात्पर्य भारत की संप्रभुता भारतीय जनता में निहित है। संविधान को संपूर्ण भारतीय जनता ने स्वीकार किया है। जनता को अपनी पसंद की सरकार चुनने की स्वतंत्रता है। जनता ही शासन का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त किया है? तो यह किया गया अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। बी नंबर ऑप्शन। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है? भाग 4 ए में। भारत के संविधान के भाग 4 ए में स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के बाद 51 कै जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य का प्रावधान सोवियत संघ रूस के संविधान से लिया गया। वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म के पालन, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता। ए नंबर ऑप्शन। संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन हेतु किसी को कर देने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 28 राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा न दिया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सामाजिक न्याय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान नहीं है। सामाजिक न्याय से संबंधित कौन सा संवैधानिक प्रावधान नहीं है? तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु सरकारी नौकरियों में आरक्षण यह सामाजिक न्याय से संबंधित है। विधायिका में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति और जनजाति हेतु आरक्षण यह भी सामाजिक न्याय से संबंधित है। समान कार्य हेतु समान वेतन और बाल श्रम निषेध, ये चारों ही ऑप्शन है जो सामाजिक न्याय से संबंधित है। तो इसमें पूछा गया इससे संबंधित संवैधानिक प्रावधान नहीं है, तो चारों ही है, इसलिए इस प्रश्न को डिलीट किया गया था। भारत संविधान के प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की अवधारणा दी गई है। सामाजिक न्याय का तात्पर्य विकास के पथ पर पिछड़ गए वर्गों और व्यक्तियों के लिए अलग से प्रावधान करना, बालकों, स्त्रियों को संरक्षण प्रदान करना निहित है। दिए गए सभी विकल्प सामाजिक न्याय प्रदान करने हेतु उठाए गए कदम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा की कार्रवाई के संचालन के लिए आवश्यक गणपूर्ति क्या है? लोकसभा की कार्रवाई के संचालन के लिए आवश्यक गणपूर्ति क्या है? कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग। लोकसभा की कार्रवाई के संचालन के लिए
सदन की किसी बैठक के लिए गणपूर्ति अध्यक्ष सहित कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग 1/10 होता है। अध्यक्ष प्रतिदिन बैठक के आरंभ में गणपूर्ति को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में एक मंत्री परिषद का प्रावधान है जो कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगा। भारत संविधान के कौन से अनुच्छेद में एक मंत्री परिषद का प्रावधान है जो कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता करेगा। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन एवं सलाह देने हेतु मंत्री परिषद होगी। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 79 संसद का गठन। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है। राज्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है। संबंधित राज्य का राज्यपाल। सी नंबर ऑप्शन। संविधान की राज्य निर्वाचन आयुक्त का प्रावधान 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के माध्यम से अनुच्छेद 243 में दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है कि संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी मामले पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी भी मामले पर राष्ट्रपति जो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय उन्हें परामर्श देने हेतु बाध्य नहीं है। तो सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने हेतु बाध्य है। बी नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य नहीं है। यह सही है। सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श अनुसार सरकार प्रस्तावित विधेयक में आवश्यक संशोधन कर सकती है। यह भी सही है। तो बी नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्राधिकार निम्न है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपील क्षेत्राधिकार, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, पुनर्विचार संबंधित क्षेत्राधिकार, अभिलेख्य न्यायालय, मौलिक अधिकारों का रक्षक। अपने परामर्श क्षेत्राधिकार के तहत वे अनुच्छेद 143 में वर्णित उपबंधों का पालन करते हुए राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सलाह को देने हेतु बाध्य है, परंतु दी गई सलाह को मानने हेतु राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में शामिल है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में शामिल है कौन है। भारत की संसद तथा राज्यों की विधानसभा और दिल्ली और पुडुचेरी के संघ शासित प्रदेशों के केवल निर्वाचित सदस्य है। डी नंबर ऑप्शन। संविधान के भाग 5 के तहत अनुच्छेद 54 में वर्णित राष्ट्रपति के चुनाव हेतु एक निर्वाचन मंडल होगा जिसमें राज्यसभा, लोकसभा एवं राज्य विधानसभा, दिल्ली और पुडुचेरी राज्य क्षेत्र शामिल है के सभी निर्वाचित सदस्य सम्मिलित हैं। कोई भी मनोनीत सदस्य एवं विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते। राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। यांगत्से। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी यांगत्से 6300 किलोमीटर लंबी है। यह नदी तिब्बत के पठार से निकलकर चीन सागर में गिरती है। हांगहो 4667 किलोमीटर, लेना जो 4268 किलोमीटर, मेकांग 4023 किलोमीटर लंबी अन्य नदियां हैं। किलिमंजारो पर्वत किस देश में अवस्थित है। किलिमंजारो तंजानिया में। किलिमंजारो पर्वत तंजानिया में स्थित है। किलिमंजारो एक ज्वालामुखी निर्मित पर्वत है। यह अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है जिसकी ऊंचाई लगभग 5895 मीटर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समताप सीमा पर औसत तापमान रहता है। समताप सीमा पर औसत तापमान 0 डिग्री सेल्सियस। वायुमंडल को निम्न परतों में बांटा गया है: सौर मंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल, अयन मंडल तथा बाह्य मंडल। सौर मंडल एवं समताप मंडल के बीच के भाग को समताप सीमा या शांत मंडल कहते हैं। यहाँ पर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेसाल्ट सेल एक उदाहरण है। बेसाल्ट सेल का एक उदाहरण है बाह्य आग्नेय सेल का। पृथ्वी की ऊपरी परत भूपटल पर प्राप्त कठोर मुलायम चट्टान सेल होते हैं। ये मुख्यतः तीन प्रकार आग्नेय, अवसादी व कायांतरित होती है। आग्नेय चट्टान पृथ्वी के तप्त पिघले मैग्मा के ठंडा होने से निर्मित सेल है। बेसाल्ट सेल एक बाह्य आग्नेय ज्वालामुखी चट्टान सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक औसत ऊर्जा का प्रवाह होता है। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक औसत ऊर्जा का प्रवाह होता है 10%। ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशात्मक होता है। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक औसत ऊर्जा का 10% भाग जाता है। यह 10% का नियम लिंडमान ने दिया। ऊर्जा के प्रवाह के लिए बॉक्स एंड पाइप मॉडल ईपीओडम 1983 में दिया गया है। मेगस्थनीज किसका राजदूत था? मेगस्थनीज सेल्यूकस का। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से की। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में एक युद्ध में हराया। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। उसकी प्रसिद्ध रचना इंडिका में भारत से संबंधित अनेक जानकारियां निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन चंद्रगुप्त द्वितीय की राज्यसभा में एक नवरत्न नहीं था? कौन चंद्रगुप्त द्वितीय की राज्यसभा में एक नवरत्न नहीं था? फायान। डी नंबर ऑप्शन। चंद्रगुप्त द्वितीय की राज्यसभा में नवरत्न 9 विद्वान रहते हैं जिनमें कालिदास, वररुचि, धन्वंतरि, वराहमिहिर, शैक्षणिक, शंकु, अमर सिंह, वेताल भट्ट घटक पर थे। फायान एक चीनी बौद्ध यात्री था जो बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए 405 ईस्वी में भारत आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था। महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? राम प्रसाद, जिसे अकबर की सेना ने पकड़ लिया था और उसके बाद उसका नाम है जो पीर प्रसाद रखा था। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद, घोड़े का नाम चेतक था। महाराणा प्रताप सिसोदिया वंश के मेवाड़ राज्य के राजा थे। अकबर उस हाथी की वीरता से प्रभावित होकर उसका पीर प्रसाद नाम रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म हुआ था बंजारा परिवार में। सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म बंजारा परिवार वनवासी क्षेत्र में 20 दिसंबर 1858 को डूंगरपुर जिले के बांसिया बोड़िया गांव में गोवरिया जाति में हुआ। इन्होंने 1903 में सभ्य समय सभा की सम सभा की स्थापना की तथा समाज सुधार को अपना लक्ष्य बनाया। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार तथा स्वदेशी के उपयोग एवं प्रचार का गांव वस्तुओं का उपयोग का स्वदेशी के उपयोग का प्रचार गांव-गांव में किया। चेतावनीरा चुंगटिया किसने लिखा था? चेतावनीरा चुंगटिया जो लिखा था यह लिखा था केसरी सिंह बारठ ने। केसरी सिंह बारठ ने यह मेवाड़ के महाराणा को दिल्ली दरबार में सम्मिलित होने से रोकने के लिए लिखा गया था चेतावनीरा चुंगटिया। ये चेतावनी चुंगटिया केसरी सिंह बारठ की रचना है। ये एक कवि एवं स्वतंत्रता सेनानी थे। राजस्थान केसरी नामक साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंदन में वीर विनायक दामोदर सावरकर के लिए आगे अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था किसने की थी? तो यह छात्रवृत्ति की व्यवस्था की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। ए नंबर ऑप्शन। लंदन में विनायक दामोदर सावरकर के अध्ययन हेतु श्यामजी कृष्ण वर्मा ने छात्रवृत्ति की व्यवस्था की। सावरकर 1904 में अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। बाल गंगाधर तिलक के अनुमोदन पर 1906 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने छात्रवृत्ति प्रदान की। सावरकर द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट नाम से 1857 की क्रांति पर पुस्तक लिखी जिसमें उसे
प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया। इन्होंने फ्री इंडिया सोसाइटी का गठन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य जनपद की राजधानी थी। मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? विराटनगर या बेराट। अवंती, अवंती की राजधानी उज्जैनी और महेशमती। अस्मक की पोटन या पोटन। अंग की राजधानी चंपा और गांधार की राजधानी तक्षशिला। इसके अलावा कंबोज की राजधानी हाटक, काशी की राजधानी वाराणसी, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, कौशल महाजनपद की राजधानी अयोध्या श्रावस्ती, चेदी की सुक्तिमती, वज्र की वैशाली, वत्स की कौशाम्बी, पांचाल की अहिछत्र और काम्पिल, मगध की राजगीर, गिरिवज्र, मत्स्य की विराटनगर, मल की कुशीनगर और पावा और सूरसेन की राजधानी मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैगन वंश का आनंद मंदिर यहाँ स्थित है। पैगन वंश का आनंद मंदिर कहाँ स्थित है? म्यांमार में। म्यांमार वर्मा में सर्वोत्तम पैगन का आनंद मंदिर है। 1105 ईस्वी में निर्मित यह मंदिर मुख्यतः ईंटों से निर्मित है। इसका निर्माण बागान साम्राज्य के समय किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी में किसने जीता था? तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी में किसने जीता था? पृथ्वीराज चौहान ने। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के मध्य पृथ्वीराज चौहान इसमें विजयी हुए। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी इन्हीं दोनों के मध्य हुआ था। इस बार मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था। और तराइन का तृतीय युद्ध 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश व यल्दोज व कोबाचा के मध्य, जिसमें इल्तुतमिश विजयी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा नृत्य नृत्य रूप 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया? कौन सा नृत्य जो 2010 में यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया था? कालबेलिया नृत्य। राजस्थान का कालबेलिया नृत्य, कालबेलिया जनजाति एक भाव में लोक नृत्य है। 2010 में यूनेस्को ने इस नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया। यह नृत्य नायक नायिका के प्रेम कथा पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत मीराबाई के पति का नाम था। संत मीराबाई के पति का क्या नाम था? भोजराज। मीराबाई 1498 से 1573 एक कृष्ण भक्त एवं कवित्री थी। इनका विवाह सिसोदिया राज परिवार में भोजराज से हुआ। भोजराज मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र थे। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं गीत गोविंद पर टीका, सोरठा के पद, राग गोविंद, नरसिंह जीरो मायरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकला शैली बनी ठनी संबंधित है। चित्रकला शैली बनी ठनी किससे संबंधित है? नागरीदास से। बनी ठनी एक भारतीय चित्रकला है जो किशनगढ़ राजस्थान की चित्रकला शैली से संबंधित है। इस चित्र को राजस्थान की मोनालिसा भी कहा जाता है। राजस्थान के राठौड़ राजा सावंत सिंह ने चित्रकारों को आश्रय दिया। साथ सावंत सिंह स्वयं एक अच्छे चित्रकार थे। उनके दरबारी चित्रकार निहाल दत्त ने बने ठनी की पेंटिंग तैयार की। राजा सावंत सिंह नागरीदास नाम से रचनाएं करते थे। चूरू के ददरिया गांव किससे संबंधित है? चूरू का ददरिया गांव किससे संबंधित है? गोगाजी से। गोगाजी चौहान चौहान गोगाजी चौहान राजस्थान के लोक देवता है। इनका जन्म विक्रम संवत 1003 में चूरू जनपद के ददरिया ग्राम में हुआ था। इनकी पूजा हिंदू एवं मुसलमान दोनों करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेजड़ली आंदोलन में अपने जीवन का बलिदान किसने दिया? खेजड़ली आंदोलन में अपने जीवन का बलिदान किसने दिया था? अमृता देवी ने। राजस्थान में मारवाड़ क्षेत्र में पेड़ पौधे की कटाई रोकने के विरोध में खेजड़ली नामक स्थान पर आंदोलन शुरू हुआ, जहां पर अमृता देवी ने अपनी 3 बेटियों आशु, रंती और भागु सहित बलिदान दिया। यह आंदोलन उत्तराखंड के चिपको आंदोलन इस यह उत्तराखंड के चिपको आंदोलन से प्रेरित था। उत्तराखंड का जो चिपको आंदोलन है यह इस खेजड़ली आंदोलन से प्रेरित था। इसमें यह गलत लिखा गया है क्योंकि उत्तराखंड का चिपको आंदोलन अभी 20वीं शताब्दी के अंत में हुआ था। वहीं खेजड़ली आंदोलन है जो 18वीं शताब्दी के शुरुआत में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक आनंद मठ में वंदे मातरम किसने लिखा? पुस्तक आनंद मठ में वंदे मातरम किसने लिखा था? अब बंकिम चंद्र चटर्जी ने।
बंकिम चंद्र चटर्जी एक प्रसिद्ध लेखक एवं पत्रकार थे। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ में वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत का वर्णन है। वंदे मातरम का प्रथम गायन कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1896 में हुआ। दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला, बंग दर्शन पत्रिका, विश्वरक्ष, सीताराम, देवी चौधरानी, मृणालिनी, इंदिरा राधारानी, कृष्ण कांतेर इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग 15 द्वारा नहीं जुड़ा? कौन सा स्थान है जो राष्ट्रीय राजमार्ग 15 द्वारा नहीं जुड़ा? तो जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर, ये तीनों राष्ट्रीय राजमार्ग 15 से जुड़े हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 बीकानेर से शुरू होता है, जो जैसलमेर बाड़मेर होता हुआ जालोर तक जाता है। हनुमानगढ़ इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर नहीं है। सी नंबर ऑप्शन। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 असम के बाइहाटा को अरुणाचल प्रदेश के वाकरो को जोड़ता है। पूर्व में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 अब राष्ट्रीय राजमार्ग 14 बना दिया गया है, जो पठानकोट पंजाब को समाखेपाल गुजरात से जोड़ता है। इस मार्ग पर अमृतसर, भटिंडा, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर है। हनुमानगढ़ इस मार्ग पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? मीठे पानी की मानव निर्मित झील, सबसे बड़ी झील राजस्थान में कौन सी है? जयसमंद झील। राजस्थान की मीठे पानी की कुछ प्रमुख झीलें: जयसमंद उदयपुर में स्थित सबसे मीठी झील, राजसमंद झील राजसमंद में, पिछोला झील उदयपुर में, आनासागर झील अजमेर में, नक्की, पुष्कर, फतेह सागर व कोलायत झील। विष्णु के भक्त कहलाते हैं। विष्णु के भक्त क्या कहलाते हैं? तो विष्णु के भक्त जो कहलाते हैं वो अलवार। सी नंबर ऑप्शन। दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म के संत अलवार और शैव धर्म के संत नैनार कहलाए। अलवार संतों की संख्या 12 और नैनार शिव के उपासकों की संख्या 63 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्रोत में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख है? प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों का उल्लेख किसमें मिलता है? तो यह बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में। ए नंबर ऑप्शन। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है, जो निम्न है: अवंती, कौशल, गांधार, चेदी, वज्य, वत्स, पांचाल, मगध, मत्स्य, मल, सूरसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रावी नदी का प्राचीन नाम? तो रावी नदी का प्राचीन नाम है पुरुषनी नदी। प्राचीन नाम और उनके वर्तमान नाम। पुरुषनी पुरुषनी रावी नदी का प्राचीन नाम है, वितत्सा झेलम का, अस्किनी चिनाब का, सतुद्री सतलज का, विपाशा व्यास का, सदानीरा गंडक का, द्विस्तति घग्गर नदी का। सूरसेन जनपद की राजधानी थी। सूरसेन जनपद की राजधानी मथुरा। सूरसेन सूरसेन 16 महाजनपदों में से एक राज्य था, जिसकी राजधानी मथुरा थी। वर्तमान मथुरा के आसपास क्षेत्र इसमें शामिल था। इस प्रदेश का नाम संभवतः लवणासुर का वध करने के उपरांत शत्रुघ्न ने अपने पुत्र सूरसेन के नाम पर रखा है। राज्य राजस्थान अपने परिपूर्ण रूप में तिथि को सामने आया। राजस्थान राज्य अपने परिपूर्ण रूप से कब सामने आया था? 1 नवंबर 1956 को एकीकरण के सातों चरण पूर्ण होने के पश्चात। राजस्थान का गठन पूर्ण रूप से 1 नवंबर 1956 को किया गया। इसकी राजधानी जयपुर है। क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। 30 मार्च 1949 को भारत का एक राज्य बनाया। राजस्थान का एकीकरण 1 नवंबर 1956 तक कुल 7 चरणों में संपन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है। सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है माध्यमिक स्तर पर। सामाजिक अध्ययन का शिक्षण माध्यमिक स्तर पर शुरू किया जाता है। सामाजिक अध्ययन में इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान इत्यादि विभिन्न विषयों को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया था? बी.एस. ब्लूम द्वारा। सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा में उद्देश्यों का व्याख्या है कि शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण बी.एस. ब्लूम द्वारा किया गया, जहां पर ब्लूम ने छात्रों के
ज्ञान एवं बौद्धिक पक्ष पर पूरा ध्यान केंद्रित किया। इसके उनके अनुसार छात्र के व्यक्तित्व विकास में तीन क्षेत्रों का योगदान है: ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और मनोक्रियात्मक पक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल है। पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल है विद्यालय की आंतरिक क्रियाएं और विद्यालय की बाह्य क्रियाएं। आंतरिक और बाह्य दोनों क्रियाएं जो पाठ्यक्रम में शामिल है। पाठ्यक्रम के क्षेत्र में विद्यालय की आंतरिक क्रियाएं एवं बाहरी बाह्य क्रियाएं दोनों शामिल है। पाठ्यक्रम की परिभाषा के संदर्भ में बबिट महोदय कहते हैं कि उच्चतर जीवन के लिए प्रतिदिन और 24 घंटे की जा रही समस्त क्रियाएं पाठ्यक्रम के अंतर्गत आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक अनुरूप होनी चाहिए। सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक अनुरूप होनी चाहिए किसके? विद्यार्थी के। बी नंबर ऑप्शन। सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थी के अनुरूप होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तु, भाषा एवं भाव में स्पष्टता होनी चाहिए। लैंगिक संवेदनशीलता तथा सामाजिक वर्गों को और हर प्रकार की असमानताओं के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। छात्रों में उपयुक्त उद्देश्यों की समझ विकसित करना आवश्यक गुण है। सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका कक्षा में चुनाव की क्रमिक प्रक्रिया बता रही है। वह जिस प्रविधि का प्रयोग कर रही वह है। सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका कक्षा में चुनाव की क्रमिक प्रक्रिया बता रही है। वह जिस प्रविधि का प्रयोग कर रही है वह है कथन। बी नंबर ऑप्शन। सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका कक्षा में चुनाव की क्रमिक प्रक्रिया राजनीति विज्ञान विषय को पढ़ाते समय कथन विधि शिक्षण विधि का उपयोग कर रही है। शिक्षण की कुछ प्रमुख विधियां निगमनात्मक, आगमनात्मक विधि, संश्लेषणात्मक, विश्लेषणात्मक विधि, वस्तु विधि, दृष्टांत विधि, कथन विधि, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, शोध विधि, प्रोजेक्ट विधि, डाल्टन योजना, वर्धा योजना, बुनियादी ताल्य विधि आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए। सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए विद्यार्थियों के सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर। बी नंबर ऑप्शन। सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को छात्रों की सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर बल देना चाहिए। चिंतन शक्ति के विकास से छात्रों के मस्तिष्क में तार्किक एवं वैज्ञानिक गुणवत्ता का विकास होता है। सामाजिक अध्ययन छात्रों में गहन सोच विकसित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण में ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण उपयोगी है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण उपयोगी है। विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करने में, प्रत्यक्ष सूचना प्रदान करने में और विषय वस्तु की बेहतर समझ में। तो इन तीनों में है जो सामाजिक अध्ययन शिक्षण है जो ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण इसके लिए उपयोगी है। उपरोक्त सभी। डी नंबर ऑप्शन। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करना, विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करने, प्रत्यक्ष एवं यथार्थ सूचना प्रदान करने, विषय वस्तु की बेहतर समझ विकसित करने में उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लूम की पाठ्य योजना आधारित है। ब्लूम की पाठ्य योजना किस पर आधारित है? उद्देश्यों पर। ए नंबर ऑप्शन। ब्लूम की पाठ्य योजना उद्देश्यों पर आधारित है जिनका संबंध ज्ञान का स्मरण तथा प्रत्यभिज्ञान करने और बौद्धिक योग्यताओं का विकास करना। ब्लूम ने मानसिक प्रक्रियाओं की जटिलता और कर्म के अनुसार ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है। यह पक्ष सूचनाओं तथा तथ्यों और ज्ञान को ग्रहण करने से संबंधित है। ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को तीन भागों में विभक्त किया है: ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और मनोक्रियात्मक पक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परियोजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है। परियोजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। परियोजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। यह कथन किसका है? किलपैट्रिक का। परियोजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। यह कथन किलपैट्रिक का है। ये अमेरिका के शिक्षाविद थे। ये प्रगतिशील शिक्षा आंदोलनों से जुड़े थे। ये जॉन डेवी के उत्तराधिकारी माने जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक अध्ययन में निम्न में से कौन सी परीक्षा छात्रों के स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती है? सामाजिक अध्ययन में निम्न में से कौन सी परीक्षा जो छात्रों के स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती है? तो निम्नात्मक प्रकार की परीक्षा। निम्नात्मक प्रकार की परीक्षा छात्रों के स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती है। वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा विधि तथा तथ्यात्मक जानकारी का परीक्षण करती है। लघुतरात्मक एवं अति लघुत्मक परीक्षा विधि प्रश्न से संबंधित विषय पर ज्ञान का परीक्षण करने की विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? रबी की फसल इसमें से कौन सी है? सरसों। भारत में तीन कृषि पैटर्न उपयोग में लाए जाते हैं: रबी की फसलें, खरीफ की फसलें और जायद फसलें। जायद फसलें जो मई जून की फसलें हैं, जिनमें मुख्य सब्जी होती है। खरीफ की फसलें जिनकी बुआई जून जुलाई में, कटाई सितंबर अक्टूबर में। धान, मूंगफली, बाजरा, मक्का। वहीं रबी की फसल जिसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में, कटाई मार्च अप्रैल में, जिसमें गेहूं, सरसों, चना और मटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी में सादिया से धुबरी को जोड़ा जाता है? निम्नलिखित में से किस आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी में सादिया से धुबरी को जो जोड़ा जाता है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद से हल्दिया। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 धुबरी से सादिया ब्रह्मपुत्र। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 कोटापुरम से कोल्लम। और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 काकीनाडा से पुडुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर है 82.14%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता 74.04% है, जिसमें पुरुष साक्षरता 82.14%, महिला साक्षरता 65.46% है। केरल की साक्षरता सर्वाधिक और बिहार की साक्षरता सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का परिणाम है? भारत में शीतकालीन वर्षा जो कहां से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का परिणाम है? भूमध्य सागर। भारत में शीतकालीन वर्षा भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाले उत्तर पश्चिमी विक्षोभ से होती है। यह मुख्यतः उत्तर भारत में दिसंबर एवं जनवरी माह में वर्षा करती है। यह भूमध्य सागर कैस्पियन सागर से आर्द्रता प्राप्त करती है। उत्तर भारत में रबी की फसल के लिए उपयोगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु गंगा के मैदान में जहां से आंतरिक प्रवाह पुनः प्रकट होती है, स्थानीय रूप से जानी जाती है। सिंधु गंगा के मैदान में जहां से आंतरिक प्रवाह पुनः प्रकट होती है, स्थानीय रूप से जानी जाती है तराई प्रदेश। सिंधु गंगा के मैदान मुख्यतः हिमालय पर्वत के दक्षिणी में नदियों द्वारा अपरदित अंशों के निक्षेपण से तराई प्रदेशों का निर्माण होता है। वे तराई प्रदेश वांगड़ नाम से जाने जाते हैं, जहां नदियों का जल नदियों का जल कंकड़ पत्थरों के नीचे होने से दिखाई नहीं देता और आगे पुनः प्रकट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक औद्योगिकरण के सूत्रपात का श्रेय निम्नलिखित में से किस ऊर्जा संसाधन को जाता है? आधुनिक औद्योगिकीकरण के सूत्रपात का श्रेय निम्न में से किस ऊर्जा संसाधन को जाता है? कोयला को। सी नंबर ऑप्शन। आधुनिक औद्योगिकरण के सूत्रपात का श्रेय कोयला जैसे अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन को जाता है। कोयला से बड़े स्तर पर तापीय विधि से विद्युत का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिकाऊ दीर्घकालीन सतत कृषि हेतु निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य ने रासायनिक उर्वरक के उपयोग को निषिद्ध कर दिया? टिकाऊ दीर्घकालीन सतत कृषि हेतु निर्धारित के लिए निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य ने रासायनिक उर्वरक के उपयोग को निषिद्ध कर दिया? तो सिक्किम। ए नंबर ऑप्शन। सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक राज्य बन गया है। सिक्किम ने टिकाऊ और दीर्घकालीन सतत
कृषि हेतु राज्य में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को निषिद्ध कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन के तकनीकी सहयोग से हुई है? निम्नलिखित में से किस लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना है जो ब्रिटेन के तकनीकी सहयोग से हुई है? दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। संयंत्र सहयोगी देश और राज्य। बोकारो इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से झारखंड में स्थापित है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से पश्चिमी बंगाल में स्थापित किया गया है। राउरकेला इस्पात संयंत्र, राउरकेला इस्पात संयंत्र जो जर्मनी के सहयोग से छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्खात भूमि वेटलैंड के लिए कुख्यात है? कौन सी नदी है जो उत्खात भूमि वेटलैंड के लिए कुख्यात है? चंबल नदी। ए नंबर ऑप्शन। चंबल नदी को उत्खात भूमि के लिए जाना जाता है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के जनापाव पहाड़ी से निकलते हुए यमुना में विलीन हो जाती है। यह अपने मार्ग में बड़े बड़े बीहड़ों का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है याकूत जनजाति का आवास है। याकूत जनजाति का आवास है उत्तरी साइबेरिया। याकूत जनजाति का आवासीय क्षेत्र उत्तरी साइबेरिया है। यह तुर्क लोगों का एक समुदाय है। ये रूस के मध्य मध्य उत्तरी भाग में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है घग्गर का मैदान अवस्थित है। घग्गर का मैदान कहाँ अवस्थित है? गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में। राजस्थान में घग्गर नदी द्वारा निर्मित मैदान गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में है। यह शिवालिक पहाड़ी से निकलती है। इसे घग्गर हाकरा नदी भी पुकारते हैं। नेक्स्ट है कि राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था। राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित हुआ था? ब्यावर में। राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग ब्यावर में स्थापित हुआ। यहाँ पर श्री महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड प्रथम कारखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की 10 के जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही? 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से जिले की 10 के जनसंख्या वृद्धि दर जो न्यूनतम रही थी? तो यह रही थी गंगानगर की। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के गंगानगर जिले में 10 के वृद्धि सबसे कम रही। सर्वाधिक वृद्धि दर बाड़मेर की रही। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर की तथा न्यूनतम जैसलमेर की थी। तो यह था दोस्तों सामाजिक अध्ययन का प्रीवियस ईयर पेपर 2017 की रीट वैकेंसी का था। इसके पश्चात 3 पेपर हो रहे हैं, 2015 का, 2011 का और 2012 का। तो इन 3 पेपरों को भी हम आने वाले दिनों में 1-2 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। मिलते हैं हम अगले 2015 के पेपर में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।